तो कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है और इस हमले में 8 लोगों की जान चली गई है। पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें कई का इलाज अस्पताल में चल रहा है। जिसे मिलने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे हैं और शहीदों को उन्होंने उनका हालचाल जाना है, साथ ही शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और पुलिसकर्मी जो अस्पताल में भर्ती हैं उनका हालचाल जाना है। दो तस्वीरें आपको हम दे रहे हैं। अस्पताल में भर्ती घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की है योगी आदित्यनाथ ने, उनका हालचाल जाना है। यूपी के कानपुर में हुए एक बड़े हमले में 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, जबकि कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। पहले योगी आदित्यनाथ ने 8 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और फिर घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं, उनका हालचाल जाना है। गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस टीम पकड़ने गई थी चौबेपुर गांव में, जहां पर घात लगाकर बैठे विकास दुबे के लोगों ने हमला किया। उस टीम पर 8 लोग, जिसमें पुलिसकर्मी शामिल थे, 1 सीओ, 3 इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल, जिन्हें मार दिया गया। 4 जवान घायल हुए हैं, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, जिनसे मिलने के लिए यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। 60 से ज्यादा मामले दर्ज हैं विकास दुबे के ऊपर। एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है, साथ ही राजनीतिक साठगांठ के भी कई किस्से विकास दुबे को लेकर जुड़े हुए हैं। जेल में एक मंत्री की हत्या को लेकर ये पूरा विवाद गहराया था। साल 2001 का मामला, जब विकास दुबे का नाम सबसे पहले चर्चाओं में आया था और उन मंत्री की थाने में हत्या के बाद से ही उसका आपराधिक रिकॉर्ड का जो खाका था वो लगातार बड़ा ही होता गया। हमारे साथ हमारे 2 रिपोर्टर इस वक्त जुड़ रहे हैं। पुलिस लाइन से राजीव जुड़े हुए हैं, साथ ही दीपक बिष्ट जुड़े हुए हैं हमारे साथ उसी गांव से जहां पर ये पूरी वारदात अंजाम दी गई है। फिलहाल राजीव, क्या चल रहा है वहां पर? जानकारी ये मिली है कि कानपुर पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ, हालचाल जाना है उन्होंने जो घायल हुए हैं, और क्या किसी तरह की श्रद्धांजलि देने का भी कार्यक्रम है उन तमाम पुलिस वालों को जिन्होंने आज अपनी जान दे दी? देखिए, जो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है उसमें जो पुलिस के 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य के साथ कानपुर पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं कानपुर पुलिस लाइन के शहीद स्मारक पर खड़ा हूं, जहां पर जो पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनके पार्थिव शरीर रखे गए हैं। अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे और इन शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त रीजेंसी अस्पताल पहुंच के जो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है उसमें जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनसे उनका हालचाल जाना है और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी हासिल की है। इस दौरान डीजीपी समेत स्थानीय पुलिस के आला अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। अब मुख्यमंत्री रीजेंसी हॉस्पिटल से पुलिस लाइन के लिए निकल चुके हैं और उम्मीद जताई जा रही है अगले 4 से 5 मिनट के भीतर वो इस पुलिस लाइन पर पहुंचेंगे, जहां पर वो शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। आप देख सकते हैं कि सामने जो शहीदों के परिजन हैं वो मौजूद हैं और दूसरी ओर जो कानपुर के स्थानीय विधायक, मंत्री और सांसद हैं वो मौजूद हैं इन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि जिस तरह से कानपुर में ये वारदात सामने आई है, इसने पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह से ही इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को यह सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर जो इस घटनाक्रम में अपराधी शामिल हैं, चाहे वो विकास दुबे हो या उसके साथी हो, वो बचने नहीं चाहिए। और यही कारण है कि दोपहर में पुलिस और बदमाशों के बीच एक मुठभेड़ भी हुई, जिसमें 2 बदमाश शहीद भी हुए हैं। तो ऐसे में लगातार पुलिस द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि जो बदमाश अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है उनको गिरफ्तार किया जाए। और यही कारण है कि उन फरार बदमाशों की खोज के लिए स्थानीय पुलिस की कई टीमों के साथ एसटीएफ की भी टीम लगाई गई है। और तमाम पहलू कि आखिर विकास दुबे को ये जानकारी कैसे मिली कि उसके घर दबिश पड़ने वाली है, क्या कोई पुलिस महकमे का आदमी ने इस पूरे घटनाक्रम की मुखबिरी की, या फिर राजीव, इसी सवाल का जवाब लगातार तलाशा जा रहा है। दीपक बिष्ट भी हमारे साथ उसी चौबेपुर गांव से जुड़े हुए हैं जहां पर इस वारदात को, इस हमले को अंजाम दिया गया है। दीपक, सवाल यही है कि अगर पुलिस की टीम इस तरह से दबिश देने जाती है विकास दुबे जैसे हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर को, तो कानो कान किसी को खबर नहीं होती। और अगर इस तरह पुलिस टीम पर घात लगाकर हमला होता है तो इसका सीधा मतलब यह है कि पुलिस की ही टीम में किसी ने सेंधमारी की है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रीति, ये बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि मेरे सहयोगी राजीव ने जिस तरह से कहा था, क्योंकि जब इतनी बड़े पैमाने पर 3 थानों की पुलिस और उसको खुद निर्देशक जो है उसका डीएसपी रैंक के अधिकारी आते हैं और पूरी रात को लगभग 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इसी जगह पर, विकास दुबे का ये घर है, यहीं पर रेड करने के लिए आते हैं, लेकिन पुलिस पार्टी को पहले ही घर में आने से पहले ही रोक दिया जाता है एक जेसीबी मशीन के द्वारा। एक जेसीबी मशीन जो इस सड़क पर आपको भी दिखाऊंगा, ये खड़ी है। पुलिस पार्टी को रोकने के लिए, उनकी गाड़ियों को रोकने के लिए ये मशीन को यहाँ पर लगाया गया था ताकि पुलिस अंदर तक ना पहुँचे। और जैसे ही पुलिस पार्टी यहाँ पर गाड़ी पीछे की तरफ खड़ी करके पैदल यहाँ से आने लगे और उसी दौरान ताबड़तोड़ पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी गई। ये जो घर आपको दिखाई दे रहे हैं अगल बगल के, ये सभी घर, इन सभी घरों की छतों पर लोग थे। कौन लोग थे ये अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन ये विकास दुबे का घर है, इसकी छतों से फायरिंग हो रही थी और आधुनिक हथियारों से फायरिंग की जा रही थी पुलिस पार्टी पर, क्योंकि पुलिस पार्टी इस हमले के लिए तैयार नहीं थी और अचानक ये फायरिंग हुई है पुलिस पार्टी पर। जिसके बाद ये माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ऑटोमेटिक जो पिस्टल्स हैं और राइफल्स हैं उसका इस्तेमाल किया गया था, पुलिस पार्टी इस हमले के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन विकास दुबे के इस घर के अंदर से लगातार फायरिंग हो रही थी और पुलिस वाले जितना बच सकते थे उतना बचने की कोशिश करते थे, लेकिन 8 लोग चपेट में आए थे। प्रीति, ये घर उसका है और मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए इस घर के अंदर हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। विकास दुबे ने अपने घर को एक आधुनिक तरीके से प्रोटेक्शन पूरी तरह से किया हुआ है। आप पूरे घर को देख सकते हैं, जालियाँ लगी हुई है, उस तक पहुँचने के लिए पुलिस तो छोड़िए, किसी को भी यहाँ पर आने की यहाँ पर इजाज़त नहीं थी। जो भी आता था तो उसके पहले तस्दीक की जाती थी। और जब पुलिस पार्टी यहाँ पर पहुँची तो निश्चित तौर पर उनको पहले से ही खबर दी गई थी और उसके बाद ही पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। इन जगह से पुलिस पर फायरिंग की गई थी। पुलिस क्योंकि ऊपर से अचानक हमला हुआ था तो गोलियों से बचने के लिए और ऊपर से जो अंधेरा था उसकी वजह से पुलिस पार्टी इस पूरे हमले में घिर गई। और जब बदमाश यहाँ से भागे थे तो अंधेरा था और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर ये बदमाश भागे हैं। विकास दुबे के इस घर में अब कोई नहीं है। आसपास के जो कम से कम 50 से ज़्यादा घर हैं, वहाँ के सारे जो आदमी मर्द होते हैं वो सब घरों से गायब हैं। कौन कौन इस हमले में शामिल था इस बारे में पूरी जाँच की जा रही है, लेकिन जो विकास दुबे का घर है, देखिए पूरा आधुनिक घर है और यहाँ पर कोई सीधे सीधे प्रवेश नहीं कर सकता। उसने अपने बचाव के लिए पूरा यहाँ पर इंतजाम किया हुआ था। आधुनिक रूप से एक कहा जाएगा कि गांव के बीचों बीच उसने अपना पूरा गढ़ बनाया हुआ था, क्योंकि 1993 में जब वो पहली बार जराइम की दुनिया में आया था तो उसके बाद से ही उसने लगातार लोगों को डराना धमकाना शुरू किया और कोई ऐसा मामला नहीं था जो उसके खिलाफ ना हो। 60 से ज़्यादा मामले एक ही थाने के अंदर थे। और ये देखिए, क्योंकि पुलिस पार्टी जब यहाँ पर उन्हें रोकने के लिए पहुँची तो प्रीति ये देखिए घर के हालात, क्योंकि बदमाश पूरी तरह से तैयार थे। अब इस घर में कोई नहीं है और हर कोई अब सिर्फ यही देख रहा है कि पुलिस अगला मिशन यानी बदमाशों को पकड़ने का कब पूरा करती है, क्योंकि विकास दुबे की तलाश में सीमाएं सील की गई हैं। कानपुर देहात, कानपुर नगर और जो उसके आसपास के इलाके सब जगह सील किया गया है, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 एनकाउंटर की बात की जा रही है और 2 और होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। लेकिन जब तक ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अभी पुलिस पार्टियां लगातार यहाँ पर, अभी कुछ देर पहले ही डीजीपी एस.सी. अवस्थी यहाँ पर आए थे और उन्होंने पूरे इलाके का जायजा लिया था और किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ था। आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी यहाँ पर हैं। कई लोग यहाँ के गांव के जो है उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जो रात को यहाँ पर थे। और जो लोकेशन थी, क्योंकि 500 से ज़्यादा जो फ़ोन कॉल थे वो सर्विलांस पर लगाकर उनकी चेकिंग की जा रही है। एक नेटवर्क जो यहाँ पर कौन कौन लोग बाहर के आए थे उन सबकी जाँच यहाँ पर की जा रही है। जी बिल्कुल दीपक, मैं आगे आपसे कुछ और पहलुओं पर बात करूंगी। राजीव का रुख कर लेते। राजीव, और कितनी देर है जब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचेंगे और श्रद्धांजलि देंगे इन पुलिस कर्मियों को जिन्होंने शहादत दी इस हमले में? देखिए प्रीति, पुलिस लाइन में सीएम के आने का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं अधिकारियों के साथ। राजीव, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, लेकिन उस इलाके की तस्वीरें जहां पर घात लगाकर विकास दुबे की टीम ने हमला किया पुलिस पार्टी पर, वो पुलिस पार्टी जो विकास दुबे को ही पकड़ने गई थी। पुलिस पार्टी इसलिए विकास दुबे को पकड़ने गई थी कि कई मामलों में उसकी तलाश थी, उस पर इनाम भी पहले से ही घोषित था। और जब वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है तो पहले से ही छतों पर लोग मौजूद थे। राजीव, अपनी बात पूरी करिए अब आप। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुलिस लाइन पहुंचने का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि इस वक्त पुलिस लाइन में शहीदों को श्रद्धांजलि देने की समस्त तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जो शहीदों के परिजन हैं उनको लाइन अप करके खड़ा किया गया है। और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ स्थानीय विधायक, सांसद और मंत्री भी इस वक्त आपको सामने नजर आ रहे हैं। 2 से 3 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला यहाँ से पहुंचेगा। और प्रीति, मैं आपको बता दूं कि काफिला मुख्यमंत्री योगी
आदित्यनाथ का पुलिस लाइन पहुंच चुका है और 2 से 3 मिनट के अंदर वो इस पुलिस लाइन में बने शहीद स्मारक पर पहुंचने वाले हैं और यहां पहुंचते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, उनके जो परिजन हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उनको ढांढस बनाएंगे और उनकी मदद का ऐलान करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला पहुंच चुका है, वो शहीद स्मारक पर उनका काफिला पहुंच चुका है और आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के अंदर इस स्थल पर पहुंचने वाले हैं। जी राजीव, मैं आपका दोबारा रुख करूंगी, आपकी आवाज़ बहुत साफ नहीं आ रही है, लेकिन वो तस्वीरें जिस जेसीबी मशीन के जरिए रोका गया था पुलिस पार्टी की टीम को, फिर उन्होंने वहां से पैदल ही आगे अपना रास्ता अपनाया, तो जेसीबी मशीन की मौजूदगी ही बता रही है कि पुलिस पार्टी वहां पर विकास दुबे को पकड़ने के लिए पहुंचने वाली है, जो गैंगस्टर है, स्ट्रीट शीटर है। इसकी जानकारी पहले से ही विकास दुबे और उसके साथियों को थी और इसी के तहत उन्होंने पूरी तैयारी की हुई थी। वो छत पर घात लगाकर इंतजार कर रहे थे पुलिस पार्टी का और जैसे ही पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, पुलिस पर छत से हमले किए गए और ये गोलियां चलाई गई। इस दौरान पुलिस के 8 पुलिसकर्मी मारे गए, जिसमें 4 के घायल होने की जानकारी है, जिसमें 1 सीओ, 3 इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल शामिल हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पुलिस लाइन की कानपुर में, जहां पर यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। 8 पुलिसकर्मियों की शहादत पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वहां पर साथ में परिवार के सदस्य भी मौजूद हैं, उन्हें भी ढांढस बंधाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि वो कौन शख्स है जिसने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पहले से ही विकास दुबे गैंगस्टर के साथियों को और उसको जानकारी दे दी थी, जिस वजह से पुलिस पार्टी पर इतना बड़ा हमला हुआ है। और पुलिस जब तक समझ पाती तब तक उनके 8 साथी शहीद हो चुके थे और ऐसे में वो सेंध लगाने वाला, वो जानकारी लीक करने वाला शख्स कौन है, ऐसे कौन लोग हैं, क्या वो पुलिस में ही जुड़े हुए लोग हैं, पुलिस महकमे से अगर उनका ताल्लुक है तो आने वाले और भी घटनाक्रमों में वो एक मुसीबत का सबब पुलिस के लिए हो सकते हैं। ऐसे में हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब इंतजार किया जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, पुलिस लाइन पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ। वहां पर पुलिस जवान जो शहीद हुए हैं इस हमले में, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और परिवार के सदस्यों को ढांढस भी बंधाएंगे। ऐसे में बार बार बहुत सारे लोग ये भी अपील कर रहे हैं कि इन पुलिसकर्मियों के परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए, तो क्या वो मुआवजे का ऐलान भी कर सकते हैं। इन तमाम तरह की बातों पर सबकी निगाहें हैं। इस बीच योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं पुलिस लाइन कानपुर, जहां पर वो शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद है और इस दौरान उनके यहाँ पर पहुँचने के साथ ही परिवार वालों को थोड़ी तो सांत्वना होगी और साथ ही उम्मीद होगी कि कुछ ऐसा जरूर कहेंगे योगी आदित्यनाथ। और सिर्फ मुआवजे की ही बात नहीं है, सच्चाई तो ये है कि परिवार वालों को तब तक शांति नहीं मिलेगी, उनकी मन की बात को तब तक सुकून नहीं पहुंचेगा जब तक वो लोग पकड़े ना जाएं, जिसमें विकास दुबे प्रमुख तौर पर है। और वो शख्स कौन है जिसने पुलिस की इस टीम पर हमला करने वाली जो पूरी रणनीति है उसको अंजाम दिया है। इस बीच विकास दुबे की मां ने कहा है कि गलत काम करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत में विकास की मां ने कहा कि उनके बेटे ने किसी को मारा तो वो भी मारा जाएगा। तो वो मां की तस्वीर, वो मां की जानकारियां जो बता रही हैं कि वो तो 8 साल से अपने परिवार से अपने अलग रह रहा है विकास दुबे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पुलिस लाइन कानपुर की, जहां पर योगी आदित्यनाथ वहां पर जो लोग हैं उनसे बात करते हुए, पुलिसकर्मियों से बात करते हुए और ये जानते हुए कि आखिर कैसे ये पूरा हमला हुआ है। और इस बारे में चर्चा इस लिहाज से भी ज़रूरी है क्योंकि अगर एक घटना में इस तरह पुलिस की जानकारी लीक होती है तो आने वाली कई और जानकारियां भी पुलिस की लीक होने की संभावना बनी हुई है। इसीलिए इस पूरे मामले को पूरी संजीदगी से आगे इन्वेस्टिगेशन के दायरे में लाया जाएगा। उससे पहले इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जो पुलिसकर्मियों से बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इन 8 पुलिसकर्मियों को वो पहुंचे हैं। यहाँ पर पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद है, परिवार के सदस्य जिन्होंने अपनों को खोया है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और विकास दुबे हिस्ट्री शीटर जिसकी वजह से हमारे 8 पुलिसकर्मियों की जान गई है, उनकी मां से बात की है। मां क्या कह रही है कि अगर मेरे बेटे ने किसी को मारा है तो वो भी मारा जाएगा। सुन लेते हैं वो पूरी बातचीत जो न्यूज़ 18 इंडिया ने विकास दुबे की मां से की है।
आपको मालूम है विकास क्या किए हैं रात को जो उनके ऊपर और पुलिस के ऊपर फायरिंग किए हैं? क्या हमें अब बता गए हैं, लोग आए थे लड़का यहाँ पुलिस वाले, और टीवी में देखो मैंने तो हम इतना नहीं चश्मा लगा के मैं तब लड़का नातिन दिखाओ कि माँ जी देखो देखो यू वो छोटो लड़का वाका यू करो देखो जगरण। हाँ फिर बस फिर पूजा करी है, बस चले गए। आप क्या कहोगे? आपको जो पता चल रहा है विकास के ऊपर जो आरोप है जो किए हैं विकास, करो तो मत डर हो जाए उनका, और खजा में रहता हमारा सारे का सब लड़का बिटिया उनके मरिया हैं। तो करी हे दुर्गा मैया, जो दूसरे की आत्मा दुखी है जिसने किया है उसे फल मिला है। हम तो सवेरे रो ही रही और क्या कर रही कि आज ये बताओ और हम करी का सकती रोइवे के अलावा कि आज भी रो रही हैं। उन्हों के लड़का है आज भी जो कोई है अब हमें नहीं कष्ट हो रही, माँ को कष्ट हो रही, आदमी ने नहीं कष्ट हो रही। माँ को माँ हमेशा यह समझ कि जैसे हम न हो न पेट में धर के पालो है, कहीं गरीब होए चाहे रईस होए, लेकिन गरीब आदमी ज़्यादा बच्चा का प्यार कर दे। गरीब के बच्चा को समझे कोई कि ये गरीब मरेगा तो नहीं, कष्ट उतने और दूना कष्ट। नहीं अम्मा, विकास तो शुरू से ऐसे ही रहे थे? नहीं पहले नहीं थे भैया, पहले तो PN कॉलेज में पढ़ा हो रहा है, इनका नौकरी इनका रहा एयरफोर्स का और नेवी में। फिर लोग गाँव वाले राजनीति नेता जो दिन पहले हरिकेशन हते वही हते भाजपा में, तो भाजपा में रहे 5 साल। एक के बाद फिर हरिकेशन आ गए मायावती में, तब फिर EU आ गए, तो मर आ गए है नहीं। फिर ये 10 साल थे मायावती में रहे, अब 5 साल थे माँ सफा में। तो अब अभी राजनीति जब न करा है। राजनीति भैया ऐसी चीज है कि हर एक नेता वो कहिए हमारे माँ जाओ, वो कहिए हमारे माँ जाए, और इन ठियो की नहीं समझ में आती कि रोटी दार आज घरे में कमी नहीं दार रोटी की। कितना पैसा वाला हो भैया तो दार रोटी खाए सब्जी। अम्मा अभी कुछ महीने पहले भी बता रहे कहीं बिल्लौर में सप्लाई इंस्पेक्टर के साथ मारपीट की थी जिसमें जेल गए थे। वो तबाही जेल में जब गए छुट्टी आए तब से हमारी उनकी और हमारे छोटे लड़का की ऐसे कि तुम गलत काम कर रही हो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहे। 8 साल तक हमारा मकान यू अलग रहा थे, पूरे 8 साल हुई। अम्मा 8 पुलिस वाले शहीद हो गए, 8 पुलिस वाले मर गए हैं। उन्हें फिर भागे काए सामने मारी जाते हो तुम तो संग में तुमने मारे थे तो तुम तो फल चाकते हो। और वो मरे हुई पार्टी के नहीं कोनो मरे तो नहीं मरे कोनो गाँव के फायरिंग में अतुल दुबे भी मरे हैं, प्रेम प्रकाश मरे। अच्छा तो मरा, चलो कुछ बदला नहीं करो। तुमने 8 मारे हम तो और मरी जाए, जब ऐसे करी यो मरी जाए और चाहे न मरे, हमारे आत्मा से हम करें कि ये मरी जाए। एक चाहे लड़का मरी जाए चाहे यो मरी जाए। शीटर विकास दुबे को आप उसकी मां को सुन रहे थे जो पूरी तरह से दुखी है। वो कह रही है कि अगर मेरे बेटे ने किसी को मारा है तो वो भी नहीं बचेगा। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि इस दौरान जो घटनाक्रम हो रहा था तो एक गोली विकास दुबे को भी लगनी चाहिए थी। लेकिन सवाल जिसका तस दीपक बना हुआ है, सवाल ये कि वो कौन है घर का भेदी जिसने इतना बड़ा हमला अंजाम करवाया, कौन है इस साजिश के पीछे? क्या पुलिस के हाथ अभी कोई सुराग, कोई तथ्य लगा है? देखिए प्रीति, सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्योंकि जिस मामले को लेकर पुलिस टीम में देर रात यहां पर रेड करने आई थी और उसकी गिरफ्तारी करने आई थी, वो मामला हत्या का मामला है। बताया जा रहा है कि हाल में एक हत्या हुई थी जिसमें उसका आरोपी बनाया गया था और उसको लेकर यहां पर गिरफ्तारी करने आई थी।
जिसके बाद उसकी जब गिरफ्तारी थी तो एक डीएसपी और उसके साथ 3 सब इंस्पेक्टर और जो पुलिसकर्मियों की टीम थी वो लगभग 50 से ज़्यादा लोग थे। और एक बड़ा दलबल यहाँ पर जब आ रहा था तो विकास को पहले से ही इस पूरे मामले की भनक लग चुकी थी कि उसको यहाँ पर पकड़ने नहीं हो सकता है, कि पुलिस उन्हें पकड़ने के अलावा कुछ और यहाँ पर प्लान करके आई थी। और यही वजह है कि जैसे ही पुलिस उसके इस घर के पास पहुँची तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा घर है, आलीशान घर है, उसके जो दीवारें हैं उनके ऊपर कटीले तार लगाए गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक जैसे बिजली का करंट भी ऐसा छोड़ा जाता था ताकि यहाँ पर कोई उनके घर तक ना पहुँचा। और ये देखिए पूरी दीवार के वहाँ पर जब पुलिस पार्टी बाहर पहुँची तो इनकी निगाहें ऊपर से ही थी, क्योंकि गाड़ियाँ जब लाइट जलाकर पुलिस की आई होंगी देर रात को 12 बजे के आसपास तो यहाँ पर कि सभी घरों में कोई ना कोई छिपा हुआ था, क्योंकि सभी घरों की छतें आप देख सकते हैं 12 फुट पर सब हर घर की छत है और इन घरों में लोग सोए हुए थे, क्योंकि कई जगह कपड़े बिखरे हुए हैं सब कुछ। और जब पुलिस पार्टी ने यहाँ पर जैसी गाड़ियाँ रोकनी शुरू करी तो पुलिस बल जो है पैदल चलने लगा तो उसी दौरान उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग पुलिस पार्टी पर उन छतों से की, जैसे ऊंचाई से हम आपको दिखा रहे हैं ऐसी फायरिंग की जा रही थी। और फायरिंग ताबड़तोड़ आधुनिक हथियारों से की जा रही थी। पुलिस पार्टी के पास जो हथियार थे वो इतने कारगर नहीं होते हैं और या तो फिर लाइटिंग का बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है पुलिस पार्टी को, क्योंकि अंधेरा था और ये लोग ऊपर से गोलियां बरसा रहे थे और इसका जो है पूरी तरह से पुलिस पार्टी समझ नहीं पाई थी, जिसकी वजह से कई पुलिसकर्मी घायल होते चले गए। और जो डीएसपी देवेंद्र थे, एक घर कोने का मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, वहाँ पर के घर में डीएसपी देवेंद्र बचने के लिए घुसे थे और कोशिश कर रहे थे कि पीछे के रास्ते से वो घुसे, लेकिन इन बदमाशों ने एक छत से दूसरी छत पर जाकर उनके ऊपर हमला कर दिया। उनको पहले धारदार हथियार से उनके ऊपर कई सारे वार किए, उसके बाद उनको गोली मार दी और इसी तरह से कई पुलिसकर्मियों को चोटिल किया गया है धारदार हथियार से। और ये साफ था कि उन्हें पता था कि पुलिस कितनी संख्या में आ रही है, यानी घर से काफ़ी दूर 10 से 15 किलोमीटर दूर भी इनके मुखबिर थे जो उनको पल पल की जानकारी दे रहे थे ताकि ये लोग यहाँ पर अलर्ट रहें। प्लान पहले से बन चुका था कि पुलिस पार्टी पर फायरिंग करनी है और फायरिंग करके इतने लोगों की एक साथ हत्या होनी है, इसको लेकर बड़ा असमंजस है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ा चौंकाने वाला सत्य यह है कि सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वो कौन था, किसने इतनी बड़ी प्लानिंग करी थी। क्या खुद विकास दुबे ने ये प्लान किया था कि पुलिसकर्मियों पर हमला किया जाएगा, गोलियां बरसाई जाएंगी? तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी साजिश थी जो पूरी प्री प्लान करके एक अंजाम दी गई। दीपक, इस साजिश में एक ये भी हम कह सकते हैं कि पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की, लेकिन वो तैयारी इसलिए आधी रह गई क्योंकि उनका पूरा प्लान लीक हो चुका था और वो एक ऐसे हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर को पकड़ने जा रहे थे जिसका लगभग 2 दशक पुराना इतिहास है। चाहे 2001 के सरकार में राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की थाने में हत्या का मामला हो या फिर एक रिटायर्ड प्रिंसिपल जिसके हत्या के मामले में विकास दुबे को उम्र कैद की सजा मिली थी। क्या ये आधी अधूरी तैयारी रह गई थी क्योंकि साजिश जो प्लानिंग थी उसमें एक और साजिश की एंट्री विकास दुबे के लोगों की तरफ से हो गई थी? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, सबसे बड़ा जो ग्राउंडर होता है क्रिमिनल का वो अपने आसपास सारी चीज़ें देखता है और पुलिस की हर नज़र पर उसकी नज़र रहती है और उसके लिए पुलिस, चाहे वो पुलिस खेमे के अंदर के लोग हों या फिर उसके जो दूसरे अपने गुर्गे होंगे उनके जरिए उसने जानकारी जुटाई थी। और यहाँ पर जब पुलिस पहुँची थी तो उसने काफ़ी समय पहले से ही इसकी सारी जानकारी जुटाई थी और पुलिस पार्टी के जो देर रात रेड करने की बात थी उसका एक्यूरेट टाइम भी उसे पता था। और यही वजह थी कि जब पुलिस पार्टी यहाँ पर आई तो पुलिस पार्टी के पास भी ऐसे हथियार नहीं थे, ऐसे बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं थे, ऐसे हेलमेट्स नहीं थे जो गन पावर यानी कोई बुलेट शॉट को रोक सकें। और यही वजह थी कि उसका खामियाजा पुलिस को भुगतना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बुलेट जैकेट्स होते हैं, अंधेरे में जब भी पुलिस किसी एनकाउंटर को करने के लिए जाती है या किसी बदमाश की टो लेने जाती है तो बुलेट जैकेट्स को पहनना बहुत ज़रूरी होता है, हेलमेट्स पहनना ज़रूरी होता है ताकि प्रोटेक्शन मिले। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एडीजी प्रशांत कुमार ने भी ये गलती मानी है कि पुलिस की कहीं ना कहीं चूक हुई है और यही वजह है कि पुलिसकर्मी लगभग 8 पुलिसकर्मी जो हैं यहाँ पर शहीद हुए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही होता है क्योंकि 93 यानी 1993 में जराइम की दुनिया में कदम रखने वाला मात्र एक छेड़छाड़ का मामला उसके खिलाफ दर्ज किया गया था चौबेपुर थाना। यहाँ से कुछ दूरी पर चौबेपुर थाना है प्रीति, और वहाँ पर एक ही आदमी के खिलाफ 60 मामले दर्ज होते हैं। कोई ऐसा मामला नहीं है हत्या, रंगदारी, लूट, चोरी और साथ ही दंगे फसाद, कई सारे ऐसे मामले थे जो उसके ऊपर दर्ज थे और 60 मामले होने के बाद भी वो छूट रहा था। उसकी वजह ये थी कि उसका खौफ था, उसकी तूती बोलती थी इस गांव में, इस गांव के कोई भी उसके खिलाफ यहाँ पर नहीं होता था, जिसकी वजह से साथ साथ जो राजनीतिक साठगांठ का उसका सिलसिला चला, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा हो या फिर समाजवादी पार्टी के साथ उसका गठजोड़ रहा हो, जो लगातार उसके बारे में जानकारियां सामने आ रही है, क्या ये राजनीतिक संरक्षण भी उसके आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ाने में मददगार साबित हुआ होगा?
निश्चित तौर पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करने के बाद ही उसने अपने वर्चस्व को कायम किया, बढ़ाया अपने वर्चस्व को और लोगों के बीच में अपना डर दिखाया, क्योंकि उसके पीछे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था और अलग अलग पार्टियों में वो जुड़ता रहा। खुद उसकी अपनी माँ ने यह अभी बात स्वीकारी है कि वो सपा बीएसपी में जुड़ा रहा था, लंबे समय तक था और यही वजह थी कि क्राइम करते हुए वो आगे बढ़ता गया और अपने बाहुबल और राजनीतिक संरक्षण की वजह से वो जेलों से और थाने से छूटता रहा और इसी वजह से उसके खिलाफ मामले दर्ज होते गए। लेकिन यहाँ पर ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर उसी समय उसको दबोचा जाता तो शायद इतना बड़ा नरसंहार नहीं होता, क्योंकि जिस तरह से जहाँ पर जानबूझ के पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया, पुलिस पार्टी जो खाकी वर्दी होती है उसका खौफ बदमाशों के दिलो दिमाग में, अपराधियों के दिलो दिमाग में होता है, लेकिन यहाँ पर कोई खौफ नहीं था। इसका मतलब साफ था कि वो कुछ बड़ा करना चाहता था और उसने ये सब उसे अंजाम दिया और यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस की चूक रही है कि वो किस तरह से यहाँ पर रेड करने आई थी। लगातार ये साजिश किसने की है, कौन लोग उनके पीछे हैं, जल्द से जल्द ये बेनकाब होना चाहिए, क्योंकि 8 परिवारों में पुलिस कर्मियों की जान गई है, उन्होंने शहादत दी है। वो पुलिस पार्टी जो कि पकड़ने गई थी एक हिस्ट्री शीटर को। राजीव, शुक्रिया आपका। दीपक, आपका भी धन्यवाद। इस बीच आइए खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। लेह दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने बिना नाम लिए चीन पर कड़ा प्रहार किया है। पीएम ने कहा है कि ये युग विस्तारवाद का नहीं है, विकासवाद का है। पीएम ने यह भी कहा कि विस्तारवाद से सिर्फ विनाश ही होता है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं। आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम, और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारत आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। और लेह में पीएम मोदी ने जवानों के हौसले की भी तारीफ की और लद्दाख को देश के सम्मान का मस्तक बताया। पीएम मोदी ने लद्दाख में एलएसी पर तैनात जवानों के हौसले की भी तारीफ की। आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। आपकी फायरबॉय देखी है और आपकी फ्यूरी भी। साथियों, लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा
ये भारत का मस्तक है, 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। ये भूमि भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राष्ट्रभक्तों की धरती है। जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस पर बात करने के लिए अरुण जुड़ रहे हैं लद्दाख से। अरुण, सुदर्शन जारी चक्रधारी का जिक्र करना हो या फिर हम किस तरह से शांति को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन शांति की बुनियाद वीरता से शुरू होती है। साथ ही प्रधानमंत्री ने ये कहा कि विस्तारवादी युग का अंत होगा। ये तीन बातें बताती हैं कि अब भारत, भले ही प्रधानमंत्री ने चीन का नाम ना लिया हो, अब भारत की जो रणनीति है वो किस दिशा में बढ़ रही है, जिसे चीन को अब साफ संदेश मिलना हो गया है क्लियर। देखिए प्रीति, मैं आपका नाम ना लूं तो भी जवाब आप ही को दे रहा हूं क्योंकि सवाल आप ही की तरफ से आया। उसी तरह से प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा है वो चीन के लिए ही कहा है। जब वो कहते हैं कि लद्दाख हिंदुस्तान का मस्तक है, हिंदुस्तान के लोगों के मान सम्मान का प्रतीक है, तो ये साफ कह देते हैं कि लद्दाख पर नजर मत लगाओ, लद्दाख की तरफ मत देखो। जब वो कहते हैं कि श्री कृष्ण की तरह हम सुदर्शन चक्र भी चलाना जानते हैं, तो वो ये कहते हैं कि आपकी गलतियां लगातार माफ नहीं की जाएंगी। एक समय आएगा जब आपकी गलतियों का प्रत्युत्तर दिया जाएगा, और जैसा कि गलवान घाटी में हमने दिया है आपको। जब वो ये कहते हैं कि हम विस्तारवादी नीति को नहीं मानते, हम किसी देश की संप्रभुता को चुनौती नहीं देते, लेकिन हमारी संप्रभुता पर अगर कोई आंख उठा के देखेगा तो उसको हम माफ भी नहीं करेंगे। तो अब इससे स्पष्ट साफ संदेश मुझे नहीं लगता कि किसी राष्ट्र के प्रधानमंत्री किसी दूसरे राष्ट्र को सीमा पर जाकर के दे सकते हैं। चीन की बारी अब है, उसको समझना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री के स्तर पर इतनी कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसके पास अब ज्यादा विकल्प नहीं है। अच्छा है कि वो अप्रैल और 5 मई के पहले की स्थिति में लौट जाए, ताकि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का जो हमारा सिद्धांत है, दोनों पड़ोसी मुल्क एक साथ शांति से ग्रो करें, विकास करें और एक साथ रह सकें। जी बिल्कुल। संदीप भी हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, प्रधानमंत्री आज लेह के दौरे पर गए, लेकिन लगातार हम चीन को लेकर विश्लेषण और बातचीत, चर्चाएं, जानकारियां आपसे शेयर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की आज जब वो लेह नहीं पहुंचे थे उससे पहले तक की तस्वीर और आज जब वो लेह का दौरा करके रवाना हो गए हैं, उस तस्वीर में आप बड़ा फर्क क्या देख रहे हैं? देखिए, बड़ा फर्क सिर्फ यही है कि एक मैसेज जो है वो जाना था वो चीन को जा चुका है। हर कोई ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री कोई बोल नहीं रहे हैं, यहाँ पे भी अपोजिशन जो है सवाल कर रहा था, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री पहुँचे ले तो उससे ये साफ हो गया है कि ये जो लेह और लद्दाख में जो LAC पर जो भी कुछ चल रहा है ये उनकी प्राथमिकता पे है कि कैसे चीज़ों को दुरुस्त किया जाए। हर चीज़ जो है ग्राउंड पे जाके खुद समझना चाहते हैं, जटिलता क्या है, ज़रूरत क्या है और आगे क्या किया जा सकता है, इसको भी खुद से जाके उस इलाके में जाके समझना चाहते हैं। साथ ही जो ऐसे जवान जो कि वहाँ पे मौजूद है, ऐसे विषम परिस्थितियों में जो है देश की सेवा कर रहे हैं, उनको भी मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार तुम्हारे साथ है, हमेशा साथ है, इसीलिए वो वहाँ पे गए हैं। उनके संबोधन में ही ये साफ हो जाता है जिस तरीके से उन्होंने जो है अपनी बातें कही। लेकिन साथ ही उन्होंने जो मैसेज चीन को देने की कोशिश की, हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन चीन को जो मैसेज दिया है वो सीधे सीधे ये है कि आपकी विस्तारवादी नीति जो है ज़्यादा देर नहीं चलने वाली है। विश्व के देश जो है उसके अगेंस्ट हो रहे हैं, विकासवादी नीति चलेगी। तो कह सकते हैं कि जो पहले जो स्थिति थी वो अभी तक जो है यही थी कि चीन जो है अपने उन्होंने इलाकों पे जो है बैठा हुआ है, जहाँ पे कि वो हमारे इलाके में आया है। उसके बाद जो है अब
देर शाम तक जो है ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके की एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि जब 30 तारीख को बैठक हुई थी तो बताया जा रहा है, मेरी नजर और हम सबकी नजर उस बैठक पर है जो आज प्रधानमंत्री के ले लौटने के बाद होने वाली है, जिसमें तमाम बड़े बड़े अफसर और साथ ही विदेश मंत्रालय, साथ ही रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए मंत्री जुड़ेंगे। तमाम जानकारियां उससे क्या निकल कर आती हैं, NSA भी उसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन इस बीच खबर ये है संदीप की चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से एक बयान दिया गया है, वो बयान सुन लेते हैं। Now India and China are in communication and negotiations on lowering the temperature through military and diplomatic channels. So no party should engage in any action that may escalate the tension at this point. संदीप, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जब ये कहते हैं कि दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बात हो रही है और कोई भी पक्ष ऐसा कदम ना उठाए जिससे हालात बिगड़ जाएं, ये बयान तब सामने आया जब प्रधानमंत्री लेह का दौरा कर गए हैं, तो इसका माने क्या है? घबराहट है। देखिए ये चीन की घबराहट है सीधे तौर पर, जो अग्रेशन जो है और जो गुस्सा सीमा पर LAC पर भारतीय जवानों के अंदर इस वक्त है, क्योंकि जिस तरीके से गलवान में 15 तारीख की रात को धोखे से जो है चीन ने जिस तरीके की हिंसा की, उसके बाद हमारे 20 सैनिकों को जो है शहीद होना पड़ा, जिनमें एक CO भी थे, तो गुस्सा अब भी है। बार बार इस तरीके के मैसेज, बार बार इस तरीके के बयान जो है चीन की तरफ से आ रहे हैं, वो हमेशा बार बार ये कह रहे हैं कि प्रोवोक करने की कोशिश ना करें। आज के दौरे के बाद ये साफ हो गया है कि चीन जो है वो घबराया हुआ है। भारत जो है, उस चीन को लग रहा था कि भारत जो है हर बार की तरह जो है वो चुप बैठ जाएगा, उसके पास आगे करने के लिए कुछ नहीं, लेकिन इस वक्त जो है भारत की पोजीशन बहुत अच्छी है, बेहतर है, चाहे वो सामरिक दृष्टिकोण से देखे या फिर डिप्लोमेटिक लेवल से देखे। भारत के साथ दुनिया के सब तमाम देश जो खड़े हैं, वहीं सामरिक तौर पर जो है हमारी स्थिति तो ये आप सीधे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो मुलाकात करके आए हैं, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और साथ ही 8 पुलिसकर्मियों की शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित कर पहुंचे हैं और अपनी बात रख रहे हैं मीडिया के सामने। गैंगस्टर विकास दुबे पर पुलिस पार्टी पूरी तैयारी के साथ गई थी उसे पकड़ने के लिए, लेकिन अचानक घात लगाए विकास दुबे के साथियों ने ताबड़तोड़ गोली चला दी। मित्रों, दो और 3 जुलाई की रात्रि में कानपुर नगर के थाना चौबेपुर में क्षेत्राधिकारी श्री देवेंद्र मिश्र के नेतृत्व में पुलिस की टीम एक दबिश में गई थी, जिसमें वादी राहुल तिवारी ने 307 में एक मुकदमा दर्ज कराया था। इसी सिलसिले में पुलिस एक दुर्दांत अपराधी के यहाँ छापेमारी करने के लिए गई थी। इस दौरान एक तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे जो घायलों से मुलाकात कर और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। श्री देवेंद्र मिश्र, 3 उप निरीक्षक श्री महेश चंद यादव जो थानाध्यक्ष शिवराजपुर के थे,
उप निरीक्षक श्री अनूप कुमार सिंह, थाना बिठूर, उप निरीक्षक श्री नेबूलाल, थाना शिवराजपुर के साथ 4 आरक्षी श्री जितेंद्र पाल, श्री सुल्तान सिंह, श्री बबलू कुमार, श्री राहुल कुमार, ये 8 हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, अधिकारी और कर्मी शहीद हुए हैं। साथ ही 7 जिसमें 6 पुलिसकर्मी हैं और 1 होमगार्ड का जवान है, ये घायल हुए हैं। घटना अत्यंत दुखद है। रात्रि में